वेलकम टू अंडरस्टैंड यूपीएससी सोशियोलॉजी सीरीज। तो आज हमारे थिंकर्स का जो टॉपिक है दैट इज मर्टन, आरके मर्टन। तो आरके मर्टन का जो सिलेबस है इट इंक्लूड्स लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन, कंफर्मिटी एंड डेविएंस एंड रेफरेंस ग्रुप थ्योरी। So, Merton was also an American sociologist like Parsons. लेकिन मर्टन के पहले तक क्या था, जो फंक्शनल पर्सपेक्टिव था दैट वाज अ वेरी ग्रैंड फ्रेमवर्क थ्योरी। जैसे पार्सन्स का भी बोलते हैं कि उनका जो क्रिटिसिज्म ही है दैट इज कि वो बहुत ही ग्रैंड फ्रेमवर्क थ्योरी बनाते थे। मतलब सब कुछ एनकम्पास कर लेते थे, बहुत ही मैक्रो फ्रेमवर्क पे काम करता था ये। नाउ मर्टन ने क्या किया, मर्टन वांटेड टू गिव मिडिल रेंज थ्योरीज जो माइक्रो और मैक्रो दोनों को इंक्लूड करें। एंड मर्टन हैड दिस आइडिया कि जो सारे जो फंक्शनल पॉस्टुलेट्स हैं हमारे पास उनके कुछ क्रिटिक भी हैं और उसी से मर्टन ने अपनी थ्योरीज बनाई। तो मर्टन के हिसाब से जो फंक्शनल पॉस्टुलेट्स थे लाइक फंक्शनल यूनिटी, दैट मीन्स कि जो सारे पार्ट्स हैं सोसाइटी के वो सब कुछ काम कर रहे हैं फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी। तो मर्टन का ये कहना था कि दिस इज ट्रू फॉर सिंपल सोसाइटीज बट इट इज नॉट ट्रू इन द प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज। जैसे रिलीजन ये सिंपल सोसाइटी में हो सकता है कि इट हैज अ functional aspect, it provides social solidarity, लेकिन जो प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है वहां पर अगर दो चार रिलीजन एक साथ हैं तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट हो रही है। सो फंक्शनल यूनिटी इज नॉट ट्रू इन ऑल द एस्पेक्ट्स। फिर सेकेंड वॉज फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी। नाउ फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी जो फंक्शनलिस्ट की जो थ्योरी है इनका कहना है कि कुछ कुछ जो इंस्टीट्यूट्स हैं दोज आर इंडिस्पेंसिबल इन अ सोसाइटी और उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल फैमिली, बट मर्टन ने एग्जाम्पल दिया कि अब फैमिली का जो है जो केयर का है और लाइक तो वो जो है वो क्रेच, आजकल क्रेच जो हो गए हैं दे आर टेकिंग दिस फंक्शन लाइक टेकिंग केयर ऑफ बेबीज। तो फंक्शनल जो फैमिली को इंडिस्पेंसिबल बताया गया है, तो नाउ वी कैन सी कि ये चीज ये सब कर रहे हैं। लाइक रिलीजन जो सोशल सॉलिडारिटी के लिए है उसको रिप्लेस कर रहा है, नॉट रिप्लेस कर रहा है बट द सेम फंक्शंस आर बीइंग डन बाय समवट नेशनलिज्म। ओके, नेशनलिज्म इज ऑल्सो गिविंग आइडेंटिटी टू पीपल एंड उनको एक साथ जोड़ रहा है। नाउ थर्ड इज कि फंक्शनल यूनिवर्सैलिटी। तो ये सारे जो थे फंक्शनलिज्म के पॉस्टुलेट्स थे। मतलब एवरी जो इंस्टीट्यूट है जो भी स्ट्रक्चर है उन सब का पॉजिटिव फंक्शन है, बट मर्टन ने कहा कि जरूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव फंक्शन ही होगा, दे हैव सम डिसफंक्शंस टू। लाइक अगर फैमिली है तो इट कैन हैव अ डिसफंक्शन लाइक विमेन एम्पावरमेंट में इट चेक्स विमेन एम्पावरमेंट। इवन इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए लाइक इंडिविजुअल के इनोवेशन को ये चेक करता है। हम लोग फैमिली की वैल्यूज पे चलते हैं। जो बिजनेस हो सकता है, कोई बिजनेस फैमिली से है तो वो इंडिविजुअल ही इज फोर्स्ड इनटू फॉलोइंग द फैमिली बिजनेस, तो वो क्या कर रहा है कि इंडिविजुअल की जो इनोवेशन है उसको चेक कर रहा है। सो दीज आर द डिसफंक्शन ऑफ फैमिली। तो इससे मर्टन की जो थी, मर्टन क्रिटिक द फंक्शनल पॉस्टुलेट
and then he made his own theory. Now we will see जो भी PYQs आए हैं from 2023 to 2018. So first is reference group theory a universally applicable model? Elucidate. Now see, this is a 10 marker question. तो first thing is कि you have to keep it concise. अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, how we can break down this question, कि रेफरेंस ग्रुप थ्योरी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है. यूनिवर्सली एप्लीकेबल मतलब कि कहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि रेफरेंस ग्रुप थ्योरी काम कर रही है और कहाँ पर देख रहे हैं कि रेफरेंस ग्रुप थ्योरीज जो हैं वो काम नहीं कर रही हैं, उसके जो फंक्शंस हैं वो काम नहीं कर रहे हैं. ओके, तो वी कैन स्टार्ट विथ द इंट्रोडक्शन. वी कैन इन द इंट्रोडक्शन वी कैन गिव डेफिनेशन ऑफ रेफरेंस ग्रुप. नाउ रेफरेंस ग्रुप क्या है कि अगर आप एक इंडिविजुअल हैं एंड यू आर रेफरिंग टू सम अदर ग्रुप जो आपकी अचीवमेंट, एस्पिरेशंस, आपके मतलब आप रोल परफॉर्मेंस, आपकी एक्शंस, इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, दैट इज योर रेफरेंस ग्रुप. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, यू आर एन एस्पिरेंट, तो हमारा रेफरेंस ग्रुप क्या होगा? So those who have cleared UPSC, those are your reference group. So it sets normative standards. आप क्या फॉलो करते हो? आप वैसा ही लिखना चाहते हो जैसे टॉपर्स लिखते हैं. So that standards, that marks, all these norms, they are setting it, right? They are setting it. तो normative standards जो है वो reference group के थ्रू set होता है. And who introduced this concept? So Herbert Hyman introduced this concept, and Robert Merton added functional aspect to this theory. Okay. Now universal, अभी हम लोग को देखना है हमारी क्वेश्चन का पार्ट क्या है. Is reference group theory a universally applicable model? तो हमने रेफरेंस ग्रुप को हमने वो इंट्रोड्यूस कर दिया, डिफाइन कर दिया. Now we will go to universal applicability of reference group. तो कहाँ कहाँ रेफरेंस ग्रुप जो है एप्लीकेबल है. ओके, तो कहाँ एप्लीकेबल है? सोशलाइजेशन में. एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन इज बेस्ड ऑन रेफरेंस ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल सोशलाइजेशन इन स्कूल एंड कॉलेज. अब कुछ बच्चे हैं, अब एक क्लब है. ओके, नाउ दैट क्लब हैज all the musicians, okay, musicians of the college. Now you want to be a part of this group, so this is your reference group. So you will start acting, you will start unke jo norms hain, you will start incorporating those in your personality, your own values. ठीक है, तो उसको हम लोग एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन कह रहे हैं. ओके. Now second is social mobility. So reference group theory हमें social mobility समझने में हेल्प करती है. जैसे कि अपन देखते हैं संस्कृताइजेशन में. So cast as a reference group to explain social mobility. M.N. श्रीनिवास का एक कॉन्सेप्ट है संस्कृताइजेशन. ओके. So जो स्ट्रैटा में लोअर क्लासेस हैं, what they try to do, they try to incorporate the practices of higher caste. So higher caste जो है वो उनकी रेफरेंस ग्रुप है और उसको अपने सोशल ग्रुप में दे आर ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट एंड ट्राइंग टू डू एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन. और उससे हम लोग देख रहे हैं कि कैसे उनकी सोशल मोबिलिटी भी हो रही है. नाउ थर्ड इज कंफॉर्मिटी एंड डेविएंस. सॉरी, कंफॉर्मिटी एंड डेविएंस क्या हो रहा है कि जो सोसाइटी की वैल्यूज हैं उनको जो मान रहे हैं, ओके, जो सोसाइटी की कल्चरली एक्सेप्टेड गोल्स हैं उनको जो मान रहे हैं और जो कन्वेंशनल मीन्स हैं उनको जो मान रहे हैं, दोज आर कॉल्ड कंफॉर्मिस्ट. और उसके अलावा सारे जो हैं दोज आर डेविएंट्स. सो कंफॉर्मिस्ट और डेविएंट. फॉर एग्जाम्पल
अगर आपने कम्युनिस्ट का जो ग्रुप है उसको रेफरेंस ग्रुप मान लिया अपना, ठीक है, so you will start having the same values, you will start referencing to them, you will start having the same ideologies. तो आप किसके अगेंस्ट हो गए? स्टेट के अगेंस्ट हो गए. तो आपके रेफरेंस ग्रुप के हिसाब से आप क्या हो गए? आप एक डेविएंट हो गए. ओके. Now fourth is socio-economic factor. Reference groups are curated and cater to different socio-economic groups. जैसे एलीट रेफरेंस ग्रुप है, वो जो लोग अमीर हैं, ऑलरेडी अमीर हैं, उनके लिए एलीट्स जो हैं, दोज आर द रेफरेंस ग्रुप, ठीक है. और जो पुअर हैं, फॉर देम रिच आर द रेफरेंस ग्रुप, या फिर मिडिल क्लास इज द रेफरेंस ग्रुप. सो आपके सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है कि आपका क्या रेफरेंस ग्रुप होगा. नाउ फिफ्थ इज कल्चरल एंड हिस्टोरिकल. सो कल्चरल और हिस्टोरिकल कैसे हो गया? लाइक आपका अगर थ्योरी है पोवर्टी, कल्चर ऑफ पोवर्टी बाय ऑस्कर लुइस, तो उनका कहना है कि पोवर्टी क्यों प्रोपेगेट हो रही है? क्योंकि आपका रेफरेंस ग्रुप ही वो है. सो दैट इज डिटरमाइनिंग हाउ यू आर बिहेविंग, हाउ इज योर सब कल्चर. तो उससे पोवर्टी प्रोपेगेट हो रही है. वैसे ही रेफरेंस ग्रुप टेक्स कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम हिस्ट्री. आपकी क्या हिस्ट्री है, उससे आपका रेफरेंस ग्रुप डिफाइन हो सकता है. नाउ हमने ये देखा कि कहाँ कहाँ यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है रेफरेंस ग्रुप की. तो यहाँ पर हम लोग दिखा सकते हैं कि नॉन एप्लीकेबिलिटी भी कहाँ कहाँ है, बिकॉज दैट विल कंप्लीट योर क्वेश्चन. इज रेफरेंस ग्रुप थ्योरी अ यूनिवर्सली एप्लीकेबल मॉडल? ठीक है. तो नॉन एप्लीकेबिलिटी कहाँ है? एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन इज लिमिटेड. तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स डू नॉट बिकम ब्यूरोक्रेट जस्ट बाय एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन. तो एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन की जो थ्योरी है, तो ऐसा नहीं है कि आप अगर एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन कर रहे हो तो आप रेफरेंस ग्रुप में आ ही जाओगे. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कैसे यूनिवर्सल नहीं है, नॉन एप्लीकेबल है रेफरेंस ग्रुप की थ्योरी. सेकेंड इज कि कुछ कुछ ऐसी होती हैं जो क्लोजर ग्रुप्स होती हैं और उनका फिर कोई रेफरेंस ही नहीं होता. ओके. जैसे कि इल्यूमिनाटी. नाउ वी डोंट इवन नो कि इल्यूमिनाटी क्या है, उसके बारे में कोई बात नहीं है. सो वी डोंट नो, वी हैव नो रेफरेंस टू इट. थर्ड इज इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग. अब रेफरेंस ग्रुप जो है वो हम ऐसा बता नहीं सकते कि ये अगर कोई किसी के मतलब अगर कोई एक इंडिविजुअल इस सोसाइटी का पार्ट है तो इसका रेफरेंस ग्रुप यही होगा. वी कांट स्टेट दिस. ओके. तो वही कह रहा है कि ये इंडिविजुअल की अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि उसका रेफरेंस ग्रुप क्या है, बेस्ड ऑन इंडिविजुअल वैल्यूज एंड अंडरस्टैंडिंग. So we have seen this question कि कैसे reference group theory is an universally applicable model. Okay. Now अब इसको हम लोग को conclude करना है, इस क्वेश्चन को. तो हम लोग कैसे conclude कर सकते हैं? We will just ये 10 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपको इतना भी conclusion में मेंशन नहीं करना है. आपको बस एक थोड़ा सा आप जिस टॉपिक पे बात कर रहे हो उसी की रेलेवेंस देकर आप एक कंक्लूजन बना सकते हो. क्योंकि सी व्हेन यू आर starting a topic, when you are starting answer on a topic, तो उसको क्लोज करने का बेस्ट तरीका यही होता है कि आप उसी का कुछ रेलेवेंस दो और उसको तब क्लोज करो. ओके. So Robert K. Merton himself was in favor of middle range theories and did not believe in universal applicability. So reference group theory also helps us to understand society at micro and macro levels through the eyes of middle range theories. Okay. तो नाउ व्हेन यू गेट अ क्वेश्चन ऑन रेफरेंस ग्रुप थ्योरी, तो आपके पास एक इंट्रोडक्शन रेडी है. आपको पता है कि कहाँ आपके पास फीचर्स, आपके पास कैरेक्टर्स रेडी हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स रेडी हैं, और आपके पास एक कंक्लूजन भी है.
तो आप इस सेम आंसर को दूसरी जगह भी अप्लाई कर सकते हो. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, with suitable examples explain how conformity and deviance coexist in a society as propounded by R.K. Merton. Okay? तो conformity क्या होता है कि जो culturally defined goals हैं, कुछ culturally defined goals हैं हमारी सोसाइटी में, okay? कि आपको educated बनना है, you should मतलब हमारी गोल्स है ना, अगर एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है तो उसके गोल्स होंगे कि आपको रिच बनना है. ओके, so these are the culturally accepted goals. और इनके कुछ मीन्स हैं जिनको सोशली लेजिटिमेट मीन्स बोलते हैं. मतलब जो जिसके ऊपर एक कंफर्मिटी है पूरी सोसाइटी की कि हाँ ये सही तरीका है टू बिकम रिच. लाइक यू विल डू हार्ड वर्क, you will have a good education, you will try to gain good skills. So these are the means. Okay, तो हमने क्या किया. नाउ सी, ये क्वेश्चन 10 मार्क का क्वेश्चन है. तो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू कीप इट कॉन्साइज एंड वेरी टू द पॉइंट. आपको क्वेश्चन में इधर उधर नहीं करना है. यू हैव टू जस्ट हिट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. Now conformity and deviance, so you can start by explaining what is conformity and what is deviance. Okay, so R.K. Merton in his book Social Structure and Anomy, sorry आप इसको underline कर लेंगे, defines conformity as action oriented to social norm within tolerance limit of society. Okay, और डेवियंस क्या है? नॉन कन्फर्मिटी है, आपकी कन्फर्मस पाथ से अलग है. मतलब वहां पर डिसजंक्शन है, डिसजंक्शन बिटवीन कल्चरली डिफाइंड गोल्स एंड कल्चरली एक्सेप्टेड मीन्स. ठीक है, तो ये हम लोग कहाँ पढ़ते हैं कन्फर्मिटी और डेवियंस को? स्ट्रेन थ्योरी में. सो स्ट्रेन थ्योरी टेल्स अस अबाउट cultural goals and institutionalized means to achieve them in conformist approach. Whenever the alternative means are taken to achieve cultural goals or even going against both causes strain in structure. ठीक है, अब सी सोसाइटी ने सबके लिए तो सेम गोल्स बना दिए. ठीक है, क्योंकि कल्चरली जो डिफाइंड गोल्स हैं वो सबके लिए सेम है. मतलब सबको, अब कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, एवरीबडी वांट्स टू बी रिच. ओके, सो दीज आर द गोल्स कि मटेरियल पोजेशन करना है, सबके पास गाड़ी होनी चाहिए, एवरीबडी शुड ओन एन हाउस. तो दीज आर द गोल्स ऑफ आवर सोसाइटी. नाउ नॉट एवरीबडी हैज द सेम मीन्स टू अचीव इट. ओके, मीन्स जो हैं दोज आर नॉट इक्वली शेयर्ड अमंग एवरीवन इन द सोसाइटी. गोल्स तो सबके लिए सेम सेट हो गई हैं. आप किसी भी क्लास से हो, आप किसी भी मतलब आप किसी भी सब ग्रुप से हो, सो यू हैव द सेम गोल्स. ओके, बट हो सकता है आपके पास मीन्स जो है वो इक्वली अवेलेबल नहीं है, लेजिटिमेट मीन्स. लाइक यू मे नॉट बी हैविंग गुड एजुकेशन in the place you are born. You may be born in a poor family. You don't have those means to get good education. You don't have those resources. Okay, तो यहाँ यहीं से कंफर्मिटी और डेवियंस निकल के आता है. ओके, सो ये जो स्ट्रेन है दैट इज व्हाट गिव्स एनोमी. सो एनोमी जो है दैट रिजल्ट्स इन डेवियंस. ओके, अब कंफर्मिटी और डेवियंस कैसे कोएग्जिस्ट करता है? तो यू कैन, ये एक डायग्राम है. ओके, सांगवान से ली गई है. यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम अपने आंसर्स में. ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका क्या मतलब हो रहा है. व्हाट डज दिस डायग्राम इवन रिप्रेजेंट?
तो जब आपके पास आपने मीन्स और गोल्स दोनों एक्सेप्ट कर लिए तो आप कंफर्मिटी हो गए, आप कंफर्मिस्ट हो गए। ओके, इसके अलावा एवरीथिंग इज डेविएंस। या तो आपने आपने मीन्स रिजेक्ट कर दिया तो आप इनोवेशन करने लगे। ओके, आपने गोल्स एक्सेप्ट कर दिया, मीन्स रिजेक्ट कर लिया तो आप इनोवेशन करने लगे। आपने गोल्स रिजेक्ट कर लिए और मीन्स एक्सेप्ट कर लिए तो आप रिचुअलिज्म में फंस गए। आपने दोनों ही रिजेक्ट कर दिया तो आप रिट्रीटिज्म में फंस गए, आप रिट्रीटिज्म बन गए, नॉट फंस गए, सॉरी, आप रिट्रीटिस्ट बन गए। ओके, और अगर आपने अपने ही न्यू गोल्स बना लिए, अपने न्यू मीन्स बना लिए तो आप रिबेलियस बन गए। ओके, लाइक कंफर्मिस्ट कौन है? जो अमीर बन रहे हैं हार्डवर्क के थ्रू, तो ये कंफर्मिस्ट हो गए क्योंकि हार्डवर्क है हमारा वो दैट्स अ कल्चरली एक्सेप्टेड वैल्यू। ठीक है, कल्चरली एक्सेप्टेड मीन्स टू बिकम रिच, जो आपका गोल है। तो यहाँ पे रिच होना वाज अ कल्चरली एक्सेप्टेड गोल। ठीक है, नाउ इनोवेशन क्या हो गया कि इनोवेशन में आपने जो मीन्स है वो आपने रिजेक्ट कर दी, आपने गोल्स को एक्सेप्ट कर लिया। ओके, तो आपने मीन्स रिजेक्ट कर दी, मतलब आपने हार्डवर्क रिजेक्ट कर दिया, हार्डवर्क रिजेक्ट कर दिया और आपने कुछ अलग अपना मीन्स निकाला टू बिकम रिच। ओके, जैसे यहाँ पे बोला जा सकता है कि जो ब्राइब ले रहे हैं, ओके, ब्राइब ले रहे हैं तो वो दे हैव मतलब उन्होंने अपना एक इनोवेशन कर लिया कि ओके मेरे को ब्राइब लेनी है और मैं ब्राइब लेकर अमीर बन जाऊंगा। नाउ रिचुअलिज्म, तो रिचुअलिज्म क्या हो गया कि मेंबर्स जो मतलब उनके पास वो मीन्स तो एक्सेप्ट करते हैं बट उनके गोल्स वो नहीं हो पा रहे। ओके, लाइक अगर कोई लोअर मिडिल क्लास से है तो वो दे आर एक्सेप्टिंग कि हार्डवर्क करेंगे बट वो रिच नहीं हो पा रहे। रिट्रीटिज्म है मतलब उन्होंने मीन्स रिजेक्ट कर दिए और गोल्स मीन्स भी रिजेक्ट कर दिए और गोल्स भी रिजेक्ट कर दिए। मतलब जो ऐसा मान सकते हैं हम लोग कि जो साधु हो गए, साधु संत हो गए या फिर कुछ आर्टिस्ट हो गए तो उन्होंने ये दोनों ही रिजेक्ट कर दिया है। और रिबेलियन में हम लोग देख रहे हैं कि न्यू मीन्स और न्यू गोल्स दोनों ही बना लिए। तो जैसे जो somebody who wants to establish a new social order, जैसे हम लोग यहाँ पे महात्मा गांधी को कह सकते हैं। ओके, तो यही हमने यहीं से एक्सप्लेन किया है। ओके, यू कैन रीड दिस एंड यू विल अंडरस्टैंड कि क्या बात हो रही है। आई हैव एक्सप्लेन्ड इट हियर ओनली। ठीक है, अब हम लोग ये दे सकते हैं। ओके, नाउ वी हैव सी, हमने सारे पार्ट एड्रेस कर दिया है, इंट्रोडक्शन एड्रेस कर दिया, बॉडी एड्रेस कर दी, अब हम लोग कंक्लूजन पे जाएंगे। So what we are saying in the conclusion is that conformist at one point of society becomes deviant at another point in society. ठीक है, tomorrow's deviance may be today's deviance, may be tomorrow's conformity. और सोसाइटी टू सोसाइटी भी ये वैरी करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग LGBTQ कम्युनिटी को अभी देख रहे हैं तो किसी सोसाइटी में वो कंफर्मिटी मेंटेन कर रहे हैं और कहीं कहीं वो डेविएंट के जैसे देखे जा रहे हैं। ओके, नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ अकॉर्डिंग टू मर्टन आर डेविएंट सब कल्चर्स जनरेटेड? सो सी, इट्स द सेम क्वेश्चन, हमने यहाँ पर ही सारे डेविएंट्स को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है एंड दिस इज ऑलमोस्ट द सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो आप यहाँ पर सारी नाउ सी दिस वाज अ 10 मार्कर क्वेश्चन। ओके, बट दिस इज अ 20 मार्कर क्वेश्चन, तो आपको यहाँ पर थोड़ा और एक्सप्लेनेटरी होना पड़ेगा। अब जैसे 10 मार्कर का क्वेश्चन है तो आपके पास इतना ये डायग्राम बनाने का जगह नहीं होगा, बट इन अ 20 मार्कर क्वेश्चन यू कैन
make this diagram and then you can explain. Same explanation है, same answer है, same way we are defining conformity, deviance. Okay, we are using the same introduction. फिर हमने strain theory बताई. Okay, now we are seeing कि कैसे आ रहा है. So R.K. Merton studied the American dream for the strain theory and propounded the emergence of deviant subculture in American society. तो कैसे आया, वही सेम बात कि सबके पास गोल्स तो इक्वली डिवाइडेड है बट मीन्स नहीं है. नाउ सी, स्टेट ऑफ एनोमी कैसे हो रही है, एम्पावरमेंट विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी. The dream had the baseline from log houses to white houses, American dream, through institutionalized and legal means. But means जो थे सबके लिए enough नहीं थे, and that caused a sense of deprivation among others. क्योंकि वो देख रहे हैं that some people अब जो जिसको education नहीं मिल पा रहा है because of lack of resources, they are feeling a sense of deprivation. क्योंकि उनके goals तो same है. They also want to become rich like others. They also want to become highly educated like others. So this causes strain in society, and then they rejected institutionalized means to attain the cultural goal, showing emergence of deviant subculture. तो हम यहाँ पर वो सारे subcultures को यहाँ पर शो कर रहे हैं थ्रू एग्जाम्पल, जो हमने ऑलरेडी अभी ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है, डिस्कस कर लिया है. ओके, सो वी आर कंक्लूडिंग यहाँ पे कि these response of society towards structure and the acceptance and rejection of culturally defined goals and institutionalized means shape newer deviant subculture. अब इससे क्या हो रहा है, what is the relevance? So see, अगर हम लोग समझ पा रहे हैं that why somebody is behaving in a deviant way, why is there a deviant subculture, अगर हम लोग ये strain theory समझ पा रहे हैं, we are understanding, जैसे मर्टन ने ये deviance समझाया है, so we are understanding कि कैसे ये subculture generate हो रहा है. So what इसका relevance क्या हो सकता है, तो वैसे laws बन सकते हैं. ओके, गवर्नमेंट पॉलिसीज वैसी बन सकती हैं ट्रेन को ब्रिज करने के लिए, लाइक पब्लिकली फंडेड एजुकेशन. अब जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है उनको भी हम लोग एजुकेशन देंगे, तो उससे क्या होगा, उनके पास भी मीन्स होगी. सो दिस इज द रेलेवेंस. सो यू कैन conclude by saying this, how it is relevant. Okay, so thus these response of society towards the structure and the acceptance and rejection of culturally defined goals and institutionalized means shape newer deviant subculture in the society during the anomie phase. Thus he explains deviance in terms of nature of society rather than the nature of individual. Okay, तो मर्टन की जो थ्योरी थी, it was like कि individual can choose from innovation to becoming a retreatist. Okay, but this is, ये social structure से आ रहा है. Now for the fourth question we have, what are the reactions of R.K. Merton to the functionalism of social anthropologists bring out the limitations of latent functions. ओके, तो स्टार्टिंग में इस टॉपिक के डिस्कशन में मैंने बताया कि कैसे जो फंक्शनलिज्म के 3 पोस्टुलेट्स थे उसके क्रिटिक में मर्टन ने अपनी ये थ्योरी डिवाइस की, अपनी ये स्टडी की. सो यहाँ पर वही पूछ रहा है कि व्हाट आर द रिएक्शंस ऑफ R.K. मर्टन टू द फंक्शनलिज्म ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट. तो आपको वही पोस्टुलेट्स जो फंक्शनल पोस्टुलेट्स हैं और उसके क्रिटिक में जो मर्टन ने बोला है वो देना है. ओके, सो हाउ यू कैन स्टार्ट इज व्हाट इज फंक्शनलिज्म. ओके, तो वैसे आप बता सकते हो, एंड देन यू गो टू R.K. मर्टन ने कैसे फंक्शनलिज्म को क्रिटिसाइज किया, ट्रेडिशनल फंक्शनलिज्म को. ही वाज आल्सो अ फंक्शनलिस्ट. So R.K. Merton's functionalism contains both empirical and theoretical framework. So see, जो पार्सन का जो फंक्शनलिज्म था उसका एक बहुत मेजर क्रिटिक
ये था कि इट वाज नॉट एम्पिरिकल, राइट। ये हमने लास्ट में देखा, लास्ट टॉपिक में देखा हमने। तो आर.के. मर्टन का जो फंक्शनलिज्म था, दैट कंटेन्स बोथ एम्पिरिकल एंड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड इज बेसिकली टर्म्ड एज मॉडिफाइड फंक्शनलिज्म. He criticized the traditional functionalism based on their non-applicability on larger society and different kind of functions performed by them like manifest function, latent function or maybe dysfunction. तो ये सारा जो functional theory थी उसमें manifest function, latent function ये तो हम लोग नहीं पढ़ रहे थे, okay? बट मर्टन ने ये न्यू कॉन्सेप्ट लाए, ओके। तो आप देख रहे कि इस क्वेश्चन में you have two parts of this question, right? So first part is what are the reactions of R.K. Merton to the functionalism of social anthropologists. तो यहाँ पे आपको वही तीन functional postulates और मर्टन के critique को दिखाना है, okay? Now second part is bring out the limitations of latent function. So then you have to show the limitations of latent function. Now ये जो है modification of functional unity, ये हमने देखा था कि हर सिस्टम जो है वो फंक्शन है एंड इट हेल्प सोसाइटी टू फंक्शन, मेंटेन द सोसाइटी। बट मर्टन का कहना है कि जैसे जैसे सोसाइटी कॉम्प्लेक्स बनती जाती है वैसे फंक्शनल यूनिटी जरूरी नहीं है वो हमेशा यूनिटी ही हो, इट मे टर्न टू डिसफंक्शन। जैसे प्लूरल सोसाइटी है जहाँ पे बहुत सारे रिलीजन है, सिंपलर सोसाइटी जो है वहाँ पे रिलीजन जो है वो सॉलिडारिटी देता है, बट हो सकता है कि जहाँ पे दो चार रिलीजन है इन अ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, इन अ मॉडर्न सोसाइटी, दैट कॉजेस डिसफंक्शन। सेकेंड इज मॉडिफिकेशन ऑफ फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी, जो हमने पढ़ा कि जैसे फैमिली है तो फंक्शनलिस्ट का कहना है कि इट हैज एन इंडिस्पेंसिबल फंक्शन, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। बट हमने देखा कैसे अगर क्रेच खुल रहे हैं तो जो लाइक टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन, तो वो क्रेच को दिया जा रहा है, उसका फंक्शन क्रेच कर रहा है। सो नाउ वी सी कि इंडिस्पेंसिबल फंक्शंस नहीं है, ऑल्टरनेटिव है। थर्ड इज मॉडिफिकेशन ऑफ यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म. So earlier functionalists believed that every function is universal and follows the function in every society. Okay? तो now we see कि ऐसा नहीं है, यूनिवर्सल नहीं होता है। अगर नेशनलिज्म है जो जिसका पॉजिटिव फंक्शन है तो हो सकता है किसी उसका एक डिसफंक्शन भी होगा। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है नेशनलिज्म के कारण वी आर बिकमिंग अ क्लोज इकोनॉमी, ओके। जैसे नॉर्थ कोरिया इफ यू सी, सो नेशनलिज्म हैज dysfunctions on this society. Thus, Merton developed new functional paradigm for the modified functionalist approach and helped the newer approach by including concepts like manifest function, latent function, dysfunction. Okay, अब हमें दिखाना है कि latent function क्या है। Okay, तो यहाँ पे हम लोग latent function को define कर देंगे। तो latent function क्या है? जो intend नहीं किया गया था और which are not perceived by the actor, ठीक है, और वो क्या है, वो सोशल सिस्टम में दिखाता है, तो ये लेटेंट फंक्शंस होता है। ओके, नाउ सी जैसे कि लेटेंट फंक्शन आप देख सकते हो कि लाइक अगर स्टार्टअप कल्चर है, ठीक है, तो स्टार्टअप कल्चर क्यों हो रहा है? इनोवेशन के लिए, यूनिक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कंज्यूमर्स को, इसलिए स्टार्टअप कल्चर है। मैनिफेस्ट फंक्शन उसका वो है, लेकिन उसके लेटेंट फंक्शन क्या हो सकते हैं? उसका लेटेंट फंक्शन ये हो सकता है कि कंज्यूमरिज्म बढ़ जाएगा, ओके, है ना। हो सकता है कि कंपटीशन बढ़ जाएगा, दैट इज अ लेटेंट फंक्शन। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है, दैट इज अ लेटेंट फंक्शन, ओके। ये हो सकता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, एक सोसाइटी, एक कंट्री का फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई बढ़ जाएंगे उस कंट्री में अगर हम लोग स्टार्टअप कल्चर को वो कर रहे हैं, सॉरी, एम्पावर कर रहे हैं स्टार्टअप्स को। सो फॉर एग्जाम्पल ऑफ लेटेंट फंक्शन यहाँ हमने दे दिया
कि आर.के. मर्टन ने क्या किया था, होपी ट्राइब को स्टडी किया था. कहाँ से आया लेटेंट फंक्शन का ये स्टडी, तो होपी ट्राइब को स्टडी किया. तो वो लोग क्या करते थे कि उनके लिए रेन गॉड को प्लीज करने के लिए वो लोग डांस करते थे. ठीक है, तो इसका मैनिफेस्ट फंक्शन क्या था, वो क्यों करते थे ये, ताकि बारिश हो, रेन गॉड खुश हो. सो दैट वाज देयर मैनिफेस्ट फंक्शन. सो इस ट्राइब का ये जो था इनका इंटेंशन था ये करने का. लेकिन उससे क्या हो रहा है कि लोग साथ में आ रहे हैं, तो एक फेस्टिवल जैसा हो रहा है, साथ में आ रहे हैं, एक सॉलिडारिटी बन रही है, यूनिटी बन रही है, फ्रेटर्निटी क्रिएट हो रही है. सो दीज वेर द लेटेंट फंक्शन. नाउ लिमिटेशंस ऑफ लेटेंट फंक्शन. सो दिस इज आवर क्वेश्चन, राइट, ब्रिंग आउट द लिमिटेशंस ऑफ लेटेंट फंक्शन. तो क्या है, लेटेंट फंक्शन सब्जेक्टिव है एंड दे डिफर विद द इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिसर्चर. हो सकता है कोई रिसर्चर कोई दूसरा लेटेंट फंक्शन देख रहा है एंड सम रिसर्चर इज लुकिंग एट अ डिफरेंट लेटेंट फंक्शन. देन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेटेंट फंक्शन, कोई ऐसा रिलेशन नहीं बना पा रहे हैं हम लोग ऐसा कॉज इफेक्ट का. ओके, एंड देयर इज नो लिमिट, क्योंकि हो सकता है कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड, राइट, एवरीथिंग इज कनेक्टेड. जरूरी नहीं है कि आप स्टार्टअप से ही इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, हो सकता है स्टार्टअप कल्चर के कारण नहीं बढ़ रही हो, कुछ और के कारण बढ़ रही हो. सो देयर इज नॉट, ऐसे स्टैब्लिश नहीं कर सकते हम लोग डायरेक्ट रिलेशनशिप, एंड दीज आर नॉट इजली ऑब्जर्वेबल, क्योंकि लेटेंट फंक्शन जो है वो हिडन है. Ambiguity in establishing and influencing the behavior even when they are invisible to the actor. Okay, changes the course of study. अब क्या होगा कि जो रिसर्चर है उसके अपने बायस हैं और वो उस हिसाब से लेटेंट फंक्शंस को देखेगा. सो दीज वेयर द चैलेंजेस. ओके, सो यू नो, अब हमने जैसे क्रिटिसिज्म दिया है, सो नाउ वी हैव टू शो कि कैसे रेलेवेंट है अभी भी लेटेंट फंक्शन. सो व्हाट वी कैन conclude कि despite the criticism of latent function, Merton gave the idea to understand all available functions of social structure in society. Okay, तो यहाँ पर हम लोग empirical और qualitative approach दोनों को का यूज करके सोसाइटी के फंक्शंस को पढ़ रहे हैं. Now we have a question कि what according to Merton is the difference between unanticipated consequences and latent functions? Give examples to elaborate. Now see, anticipated तो हमने देखा जो manifest functions था उसको anticipated कह रहे हैं, right, मतलब आप उसी चीज के लिए वो institution है जो उसका function वो दे रहा है. लाइक फैमिली है तो सोशलाइजेशन कर रही है वो फैमिली, फैमिली सोशलाइजेशन करेगी, दैट इज द एंटिसिपेटेड फंक्शन ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन. ओके, लाइक स्कूल्स हैं तो स्कूल्स आर फॉर व्हाट, फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन. सो दिस इज द मैनिफेस्ट फंक्शन. ओके, और दूसरा क्या है, अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस. ओके, अब अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो उसका ये मतलब है कि जो हमने सोचा भी नहीं था वो हो रहा है, एंड दोज विच आर नॉट इजिली ऑब्जर्वेबल, मतलब वो सोसाइटी में हो रहा है. ओके, सो आर के अब ये 10 नंबर का क्वेश्चन है ना. व्हाट यू कैन डू इज आप यू कैन स्टार्ट विद द डेफिनेशन. So R.K. Merton explains anticipated and unanticipated consequences behind social item in his social theory and social structure. अब क्या है unanticipated consequence? So these are the outcomes which are neither intended not perceived by the actor. समझ रहे हो, तो एक्टर वो जो है वो परसीव ही नहीं कर पा रहा है. लाइक अगर एक सोसाइटी में
ड्रग्स बैन है, ओके, नाउ उसका मैनिफेस्ट फंक्शन क्या होगा कि ड्रग्स नहीं मिलेगा, लोग they won't use drugs, okay, these are the, that is the anticipated consequence of that decision. But unanticipated क्या होगा कि हो सकता है there are uh, मतलब that sorry I'm not getting that particular word, but एक माफिया चल रहा है which sells the drugs, तो this is the unanticipated, मतलब कि क्राइम बढ़ गया उसके कारण, अनलॉफुली बेचा जा रहा है, ओके. सो अनएंटिसिपेटेड का ही तीन पार्ट्स हैं, विच इज लेटेंट फंक्शन, लेटेंट डिसफंक्शन एंड नॉन फंक्शनल कॉन्सिक्वेंस. So you have to show the difference between unanticipated consequence and latent function. So latent is just a part of unanticipated. Okay. So difference क्या है? तो latent क्या है? It is a subtype. ठीक है? Latent is generally beneficial and functional for society. जैसे स्कूल से एजुकेशन तो मिल रहा है और हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे साथ आ रहे हैं, तो एक तरह की इक्वालिटी क्रिएट हो रही है, सोशल इक्वालिटी उनको समझ आ रही है कि ओके सब एक जैसे हैं, डिसिप्लिन प्रमोट हो रहा है. नाउ दे आर वेकिंग अप, दे आर गोइंग टू बेड एट द सेम टाइम इन द डे, उनका एक प्रॉपर रूटीन है, सो इट इज इम्पार्टिंग देम डिसिप्लिन. उनकी क्लासेस एक टाइम पे हो रही है, उनको टीम स्पिरिट भी समझ आ रहा है, साथ में बैठ के पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन हो रहा है सोसाइटी में, ओके. तो ये सब स्कूलिंग का अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज है, अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेज है, ओके. तो ये लेटेंट फंक्शन हुआ, ओके, क्योंकि वो फंक्शनल है एंड इट इज जनरली बेनिफिशियल. नाउ अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंस, इट इज अ मेजर कैटेगरी. मतलब देखो एक्चुअली अनएंटिसिपेटेड के अंदर है लेटेंट, ओके, ये हमने यहाँ देखा. तो अनएंटिसिपेटेड क्या है? मेजर कैटेगरी है विच इंक्लूड बोथ फंक्शन और डिसफंक्शन. इट कैन बी बोथ नेगेटिव एंड बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी. दोनों हो सकता है, फंक्शंस भी हो सकता है और डिसफंक्शन भी हो सकता है. लाइक लेटेंट फंक्शन भी हो सकता है, लेटेंट डिसफंक्शन भी हो सकता है. जैसे रिलीजन है, तो रिलीजन का जो फंक्शन है वो क्या है? फंक्शन तो यही है कि रिलीजियस फिलॉसफीज को प्रोपेगेट करना, ओके, और उससे क्या हो रहा है? सोशल सॉलिडारिटी बन रही है. नाउ लेटेंट क्या है उसका? सोशल कंट्रोल एंड सोशल कोहेशन, दैट इज द लेटेंट फंक्शन. डिसफंक्शन क्या है? कम्युनलिज्म हो रही है, राइट्स हो रहे हैं, जब दो मतलब डिफरेंट रिलीजन के लोग क्लैश कर रहे हैं. अब कोई एथिस्ट है, उसके लिए रिलीजन डजंट हैव एनी फंक्शन, ओके, इट्स जस्ट अ social practice which is done by other people, so that is non functional for that person. ठीक है. अब हमें क्या दिखाना है? इसमें पूछा गया गिव एग्जांपल्स टू एलैबोरेट. सी अब देखो इस क्वेश्चन में यू वोंट हैव मच ऑफ डिफरेंसेस, क्योंकि इतनी ही डिफरेंस है. एंड लेटेंट जो है वो अनएंटिसिपेटेड का सब टाइप है. तो आप क्या कर सकते हो? यू कैन गिव मोर एग्जाम्पल्स एंड इलेबोरेट. और ये 10 मार्कर क्वेश्चन ही है, तो आप इतना लिखोगे, इट विल बी एनफ. सो नाउ वी आर टेकिंग एग्जाम एज अ सोशल फेनोमेना. तो लेटेंट क्या होगा? फंक्शन. अब एग्जाम हम लोग दे रहे हैं किसी लाइक यूपीएससी आप दे रहे हो सर्विस के लिए, राइट, टू गेट इनटू सर्विसेज, टू गेट अ सर्विस. तो ये आपका मैनिफेस्ट फंक्शन है टू गेट दिस जॉब. ठीक है. लेटेंट क्या हो रहा है? इससे सोसाइटी में आपका सोशल स्टेटस बढ़ रहा है, जो क्लियर कर ले रहे हैं एग्जाम में. दिस इज नॉट व्हाट यू वांट, इसके लिए आप दे नहीं रहे हो पेपर, लेकिन इससे हो जा रहा है ऐसा. सो दिस इज द लेटेंट. डिसफंक्शन क्या हो रहा है? हो सकता है कुछ लोग जो क्लियर नहीं कर पा रहे, दोज हु आर गोइंग थ्रू इट, सो सुसाइड रेट मे गो अप, ओके. एंड व्हाट कुड बी अनदर डिसफंक्शन? इट चेक्स इनोवेशन. अब एक जंक जो है एजुकेटेड पीपल, दे आर ऑल प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जाम, ओके. अब ये लोग क्या है? दे आर नॉट इनोवेटिंग, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स. तो दिस इज चेकिंग इनोवेशन इन सोसाइटी. तो ये डिसफंक्शन है. नॉन फंक्शन क्या हो गया? अब जब एग्जाम जो क्लियर कर लिए उनके लिए दिस डजंट मीन एनीथिंग, उनके लिए इसका कोई फंक्शन नहीं है, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा एग्जाम हो रहा है नहीं हो रहा, उनको क्या फर्क पड़ रहा है? दोज हु आर ऑलरेडी इनटू, दोज हु आर ऑलरेडी वर्किंग, दोज हु आर ऑलरेडी इनटू सर्विस. अब those who have already cleared engineering,
उनके लिए इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम का कोई फंक्शन नहीं है. ओके, एंड दोज आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर इट. अब जो बाहर के लोग हैं, दोज आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, उनके लिए यूपीएससी का कोई फंक्शन नहीं है एज सच उनकी लाइफ में. सो दस, अब हमें कंक्लूजन देना था. सो दस Merton's approach of unanticipated consequences helps in multi-analysis. We are seeing कि हम लोग क्या कर रहे हैं, we are not just studying the functional aspect, okay, we are studying it in a holistic way. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, multiple analysis कर रहे हैं. So unanticipated consequences helps in multiple analysis while dealing with social actions, institutions or events. So ये हुआ हमारा मर्टन का लेक्चर कंप्लीट एंड वी हैव डिस्कस्ड ऑल द क्वेश्चंस जो कि पिछले 2018 तक के जो भी क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस कर लिए. आई होप इस लेक्चर से आपको थोड़ा समझ आया होगा और कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं मर्टन के, आप वो देख रहे हैं. ओके, नाउ यू सी कि ज़्यादा क्वेश्चंस 10 मार्कर हैं, बट दैट डजंट मीन कि 20 मार्कर क्वेश्चन नहीं आए हैं, है ना. So now you have a basic idea ki how to write the questions on Merton, how to write the answers, how to address the demand of the question. I really hope this lecture would have helped you, or just go through your notes, go through the basic sources and study about Merton if you have not studied it, and then when you write these questions it will be helpful to you, क्योंकि आप देख सकते हो, you can use it as a reference for your own answers. So I really thank you all for studying, for sitting through this lecture and giving me this much time. Thank you everyone.